नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनु मैम की क्लास में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में असेसमेंट को समझा, आज हम चर्चा करेंगे लर्निंग आउटकम को अचीव करने के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में। क्या है ब्लूम टैक्सोनॉमी, पहले इसका स्वरूप क्या था और अब क्या परिवर्तन किए गए हैं इसमें, इसी के साथ चर्चा करेंगे हॉट्स किसे कहते हैं और इसी के साथ साथ बात करेंगे कि ये कैसे उपयोगी है हमारे शिक्षण के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के थॉट के साथ। मुश्किलें हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं क्योंकि वो लोग ही उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। जी हाँ, जो लोग कुछ कर गुजरने का जज्बा रखते हैं वही समस्याओं का सामना करते हैं और उनको हल करके अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। तो मुश्किलों से घबराना नहीं है क्योंकि आप ही हैं जो इनको पार करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो आप विशेष कैसे बनेंगे और उससे अलग कैसे बनेंगे। तो इसलिए लगे रहिए अपने लक्ष्य को पाने के लिए, क्योंकि तप कर ही सोना बनता है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ब्लूम का उद्देश्यों का, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। ब्लूम टैक्सोनॉमी, यहाँ हमें दो शब्द दिखाई देते हैं, ब्लूम और टैक्सोनॉमी। तो सबसे पहले समझते हैं कि ब्लूम कौन थे। बेंजामिन ब्लूम अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने 1956 में टैक्सोनॉमी दी। टैक्सोनॉमी मीन्स क्लासिफिकेशन, या हम वर्गीकरण भी कहते हैं इसको। इन्होंने बताया कि एक टीचर जब किसी स्टूडेंट को पढ़ाता है तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि मेरे स्टूडेंट को ये चीज़ें आ जानी चाहिए। इसी तरह से बच्चे की बुक्स आपने देखी हैं, उस पर भी उनके लर्निंग आउटकम्स लिखे होते हैं। मीन्स जब भी कोई चीज़ आप पढ़ाते हैं तो उसके बाद बच्चे क्या सीख पाएंगे और कितना इससे समझ पाएंगे। मीन्स किसी भी चीज़ को पढ़ाने से पहले आपने ये डिसाइड कर लिया कि मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ या पढ़ाने जा रही हूँ, उसके बाद बच्चे को इतनी चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। वही आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं। मीन्स बच्चे को सिंपल टू कॉम्प्लेक्स तक लेके आने का एक क्रम डिसाइड करते हैं हम अपने ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू। या कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स वो हैं जो हमें अपने काम को करने के लिए एक डायरेक्शन देते हैं। ठीक है, लर्निंग प्रोसेस एक सिस्टमेटिक ढंग से चल सके, इसके लिए हमें ऑब्जेक्टिव्स का डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। इसी संबंध में प्रोफेसर बेंजामिन ब्लूम ने बहुत इंपॉर्टेंट वर्क किया। इन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम और उसके आकलन की समस्याओं का संबंध उद्देश्यों के वर्गीकरण से है। मतलब अगर सही से क्लासिफिकेशन नहीं किया हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स का तो लर्निंग प्रोसेस सही से नहीं हो पाएगा। इन्होंने कहा कि टीचर को मेनली 3 डोमेन पर फोकस करना चाहिए। एक है ज्ञानात्मक पक्ष, एक भावात्मक पक्ष और एक मनोक्रियात्मक पक्ष। जैसा कि गांधी जी ने भी 3H फॉर्मूला दिया था, हेड, हार्ट और हैंड। मॉन्टेसरी ने भी इसको यूज़ किया और उसी को एक नए रूप में समझाया ब्लूम ने। समझते हैं इनके वर्गीकरण को। सबसे पहला है कॉग्निटिव डोमेन, यानी संज्ञानात्मक पक्ष। संज्ञानात्मक पक्ष का मतलब, संज्ञानात्मक पक्ष जो आपकी थिंकिंग से, रीजनिंग से या रटना, जो भी कुछ आप दिमाग से करते हैं जिसमें ब्रेन की एक्सरसाइज हो, वो सभी संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव डोमेन होता है। सेकंड है अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव का मतलब आपकी भावनाओं से जुड़ा हुआ जो पक्ष है उसे हम अफेक्टिव डोमेन कहते हैं। फिर है साइकोमोटर डोमेन या कोग्निटिव डोमेन कहते हैं इसको। ये आपकी एक्टिविटी, जितनी भी एक्टिविटी करते हैं आप लर्निंग के लिए, वो सब आपकी साइकोमोटर डोमेन के अंतर्गत आती हैं। इसी से संबंधित हम अपने उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे। ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य, भावात्मक पक्ष के उद्देश्य और अनुक्रियात्मक पक्ष के उद्देश्य। डोमेन्स ऑफ लर्निंग, कॉग्निटिव डोमेन जो थॉट से, थिंकिंग से जुड़ा हुआ है। एबिलिटीज इसमें आती हैं मेमोराइजिंग, रीजनिंग। अफेक्टिव डोमेन जो इमोशंस से, आपकी फीलिंग्स से जुड़ा हुआ होता है। एबिलिटीज आती हैं एप्रिसिएशन, मोटिवेशन आदि। और साइकोमोटर डोमेन, यहाँ पर जो मोड ऑफ लर्निंग है इसमें एक्शन, डूइंग, यानी आप जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं वो इससे रिलेटेड है। और एबिलिटीज़ आती हैं इसमें टाइपिंग, प्लेइंग, जो भी एक्टिविटी आप करते हैं वो सब साइकोमोटर डोमेन के अंदर। ब्लूम कहते हैं लर्निंग एक एक्टिव प्रोसेस है, जब आप सक्रिय हैं तभी लर्निंग अच्छे से होगी। ये कहते हैं कि तीनों डोमेन की सक्रिय भागीदारी को ध्यान में रखकर अगर लर्निंग की जाती है तो वो कंप्लीट होती है, लॉन्ग लाइफ होती है और इफेक्टिव भी होती है। 1956 में ब्लूम ने अपनी टैक्सोनॉमी दी। बाद में लॉरेन एंडरसन ने डेविड कर्टवॉल के साथ मिलकर ब्लूम की रिवाइज टैक्सोनॉमी दी, जिसमें नाउन को वर्ब की फॉर्म में बदल दिया गया।
जैसे कि कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन ब्लूम ने दिए। इसके साथ साथ इन्होंने इनके कुछ सब डोमेन के बारे में भी बताया। तो सबसे पहले समझेंगे कॉग्निटिव डोमेन के सब डोमेन्स के बारे में। इनको ब्लूम ने हायरार्की फॉर्म में रखा, मीन्स एक पिरामिड जैसी शेप है जिसमें आप लोअर लेवल से अपर लेवल की ओर जा रहे हैं, मीन्स ऊपर जाते जाते ये कॉम्प्लेक्स होता जाता है। सबसे पहले समझेंगे नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन और एप्लीकेशन, जिसको ब्लूम ने लोअर लेवल में रखा। ध्यान रखेंगे लोअर लेवल में नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन और एप्लीकेशन को रखा गया है। सबसे पहले नॉलेज को समझते हैं। नॉलेज मीन्स यहाँ आप रट लेते हैं किसी भी चीज़ को, जैसा भी कोई आपको बताता है आप उसको मान लेते हैं, रट लेते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंशन, मतलब यहाँ पर आप चीज़ों को समझना सीख जाते हैं, उसको अपनी भाषा में व्यक्त कर सकते हैं। देन एप्लीकेशन मीन्स आप उस चीज़ को जो भी आपने सीखा उसको अप्लाई करना सीख जाते हैं, अपनी डेली लाइफ में उसको अप्लाई करने लगते हैं। ये तीनों हुए लोअर लेवल। अब हम हायर लेवल की बात करते हैं तो एनालिसिस, सिंथेसिस और इवोल्यूशन। एनालिसिस मीन्स विश्लेषण, जब आप चीज़ों को तोड़कर, पार्ट्स में तोड़कर आप उनको डिवाइड करके देखते हैं। जैसे आपने कोई एग्जाम दिया मान लीजिए और वो क्लियर नहीं हुआ, तब आप उसको क्या करेंगे, डीपली एनालिसिस करेंगे कि कहाँ गलती हुई है, पार्ट्स में तोड़कर सिचुएशन को या प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेंगे, तो वो होता है एनालिसिस या विश्लेषण। देन सिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब यहाँ पर हम चीज़ों को जोड़कर सीखते हैं, इंटीग्रेट करने लगते हैं चीज़ों को। देन इवोल्यूशन, इवोल्यूशन मतलब जब हम मूल्यांकन बोलते हैं इसको, जब हम किन्हीं दो चीज़ों की तुलना करें, क्या अच्छा है क्या बुरा है। जैसे एग्जांपल से समझें कि हम कोई चीज़ लेने जाते हैं तो एक ही तरह की कई चीज़ें हम देखते हैं, लेनी हमको सिर्फ एक ही है क्योंकि हमारा बजट नहीं है ज़्यादा, तो हम वहाँ क्या करते हैं, इवोल्यूट करते हैं। क्या ऐसी चीज़ लें जो हमारे बजट में भी हो, सारी क्वालिटीज़ भी हो उसमें, तो हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर करते हैं और फाइनली जज करते हैं। यही कहलाता है इवोल्यूशन या मूल्यांकन। अगर हम देखते हैं रिवाइज टैक्सोनॉमी, तो रिवाइज टैक्सोनॉमी में इवोल्यूशन को 5th नंबर पर रखा गया और उसके बाद 6 नंबर पर आया क्रिएट। यहाँ जो क्रिएट है ये सिंथेसिस ही है। इसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर क्या हुआ कि एक हाईएस्ट लेवल पर क्रिएट को रखा गया, क्योंकि जब आप सारी सिचुएशन को पहले से क्लियर करते आ रहे हैं, जैसे पहले आपने नॉलेज ली, किसी चीज़ को रटा, फिर उसको समझा, फिर अप्लाई किया, फिर एनालिसिस किया और फिर एवोल्यूशन करने के बाद आप उसका आकलन करेंगे और फिर फाइनली आप जज करेंगे। उसके बाद अब आप इवोल्यूट करने के बाद रेडी हैं कुछ नया डिज़ाइन करने के लिए, कुछ नया प्रोड्यूस करने के लिए। आपकी इमेजिनेशन पावर अच्छी हो जाती है, आप कुछ नया खोज सकते हैं, किसी नई चीज़ की खोज कर सकते हैं। तो इसका मतलब एवोल्यूशन को पहले रखा जाएगा, उसके बाद क्रिएशन होगा। तो इसलिए यहाँ क्रिएट को हाईएस्ट लेवल पर रखा गया है। इसी से संबंधित एक टर्म आजकल स्कूल्स में बहुत यूज़ की जा रही है, जिसे हम हॉट्स कहते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। हॉट्स इज अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन रिफॉर्म बेस्ड ऑन द टैक्सोनॉमीज ब्लूम। द कॉन्सेप्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग इन लर्निंग प्रोसेस based on their own methods. Through the HOTS questions are able to train students to think creatively, critic and innovative. Means यहाँ बच्चे अपनी सोच के हिसाब से अपने विचारों को एक हाईएस्ट लेवल पर ले जाकर उनसे कुछ नया डेवलप कर सकते हैं, कुछ नया बना सकते हैं। यहाँ क्रिएशन डेवलप हो जाता है। तो इसीलिए बच्चों के हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के डेवलपमेंट पर आजकल बहुत फोकस किया जा रहा है। नेक्स्ट है अफेक्टिव डोमेन यानी भावात्मक पक्ष। भावात्मक, इसका संबंध है स्टूडेंट की रुचियों से, उसके इंटरेस्ट से, संवेग से, उसकी एटीट्यूड से, उसकी वैल्यूज से होता है। भावात्मक पक्ष या अफेक्टिव डोमेन को डेवलप करना कोई आसान काम नहीं है। तो एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से इमोशंस को, एटीट्यूड को ज़्यादा से ज़्यादा उसको डेवलप करने की कोशिश करें। तो ब्लूम ने बच्चों के अफेक्टिव डोमेन को डेवलप करने के लिए अफेक्टिव ऑब्जेक्ट्स को 5 भागों में बांटा है। सबसे पहला है रिसीविंग, मीन्स स्टूडेंट्स में रिसीव करने की या ग्रहण करने की कितनी इच्छा है। इसका सीधा संबंध होता है स्टूडेंट की सेंसिटिविटी से, कि वो कितना जागरूक है, उसकी विलिंगनेस कैसी है। सेकेंड है रेस्पॉन्स, यहाँ स्टूडेंट मोटिवेट होते हुए न्यू नॉलेज को एक्टिविटी के प्रति उसकी रेस्पॉन्स करता है। फिर है वैल्यूइंग, इसका मतलब बच्चे किस चीज़ को ज़्यादा महत्व देते हैं। देन ऑर्गेनाइजेशन, जब वो अपने ग्रहण किए हुए या रिसीव किए हुई इंफॉर्मेशंस को सीक्वेंस
सीक्वेंस में लगाते हैं या व्यवस्थित करना सीख जाते हैं। उसके बाद है कैरेक्टराइजिंग बाय अ वैल्यू, मीन्स या इंटरलाइजिंग द वैल्यूज़, मतलब जब बच्चा उन वैल्यूज़ को जो उसने सीखी वो अपने जीवन में उसको समाहित कर ले, उसको इंटरलाइज कर ले। देन है साइकोमोटर डोमेन या मनोक्रियात्मक पक्ष। इसके भी कुछ पक्ष, इसके कुछ पार्ट्स हैं। सबसे पहला है रिफ्लेक्स मूवमेंट्स। रिफ्लेक्स मूवमेंट्स का मतलब होता है ये शुरुआती स्टेज है, यहाँ पर वो मूवमेंट आते हैं जो स्वतः ही होते हैं, जैसे पलकें झपकना या दिल का धड़कना, जो अपने आप हो जाते हैं, जिन पर आपका कंट्रोल नहीं होता। उसके बाद है बेसिक या फंडामेंटल मूवमेंट्स, जैसे चलना फिरना, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। फिर परसेप्चुअल एबिलिटीज़, मीन्स उसके इंटरेस्ट पर, उसके मोटिवेशन पर आधारित जितनी भी उसकी एक्टिविटीज़ हैं वो सब आएंगी। फिजिकल एक्टिविटीज़, यहाँ पर वो और बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म करने लगता है फिजिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू। फिर स्किल्ड मूवमेंट्स, यानी उसके स्पेशल एस्पेक्ट्स डेवलप होने लगते हैं, स्किल्स में चेंज हो जाते हैं। नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन, तो यहाँ पर क्या है, सबसे हाईएस्ट लेवल का है ये, मीन्स वो यहाँ अपनी स्किल्स को पूरी तरह से डेवलप कर लेता है, मीन्स वो कॉम्प्लेक्स टास्क को भी कम समय में, कम टाइम में कंप्लीट कर पाता है, मीन्स वो मास्टरी अचीव कर लेता है यहाँ पर। तो इस तरह से इन सभी को ध्यान में रखते हुए हमें अपने टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करना चाहिए। ब्लूम टैक्सोनॉमी की अगर इम्पोर्टेंस की बात करें तो बच्चों के इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में बहुत हेल्पफुल है ये, और कोई भी स्टूडेंट अपने सब्जेक्ट को अपने तरीके से समझ सकता है, समस्या समाधान के ऊपर अपनी सोच से विचार कर सकता है। ब्लूम टैक्सोनॉमी के माध्यम से विद्यार्थी विचारों की गहराइयों का विश्लेषण बहुत उपयोगी ढंग से कर सकता है वो, और यहाँ एक टीचर जो होता है वो एक हेल्पर की तरह होता है स्टूडेंट की, जो उसके विचारों को समझने में हेल्प करता है, और इसका उपयोग शैक्षिक प्रशिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया में भी किया जाता है। आशा करती हूँ आप सभी को समझ आया हो। यदि समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।